वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। पेज नंबर 128 का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के समय डीएनए कॉपिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। रिप्रोडक्शन के समय डीएनए के एक मॉलिक्यूल से डीएनए के दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए कॉपीइंग। डीएनए के पास प्रोटीन बनाने का सभी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहता है और ये प्रोटीन ऑर्गेनिज्म के बॉडी को डिज़ाइन करता है। एक स्पेसिफिक प्रोटीन एक स्पेसिफिक बॉडी के डिज़ाइन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डीएनए कॉपीइंग के कारण सेम अमाउंट का डीएनए पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ट्रांसफ़र होता है और इस तरह से डॉटर सेल प्रोटीन बनाने के सभी इंफॉर्मेशन को पेरेंट सेल से रिसीव करता है, जिसके कारण ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंट से बिल्कुल सेम दिखाई देता है। अगर डीएनए कॉपिंग नहीं होगा तो सेम अमाउंट का डीएनए पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र नहीं होगा, जिसके कारण ऑफ स्प्रिंग के बॉडी का डिज़ाइन अपने पेरेंट से सिमिलर नहीं होगा। इस तरह से डीएनए कॉपिंग हर एक जेनरेशन में स्पेसीज के कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। सेकेंड क्वेश्चन है वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पेसीज बट नॉट नेसेसरली फॉर द इंडिविजुअल। क्यों वेरिएशन स्पेसीज के लिए बेनिफिशियल होता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वेरिएशन इंडिविजुअल के लिए भी बेनिफिशियल हो। जेनेटिक वेरिएशन ऑर्गेनिज्म को नए इन्वायरमेंट में अडेप्ट होने में हेल्प करता है। यानी अगर इन्वायरमेंट में कुछ चेंज होगा, जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो ऑर्गेनिज्म के जीन में वेरिएशन होने के कारण ऑर्गेनिज्म नए इन्वायरमेंट में अडेप्ट हो जाएगा। इस तरह से वेरिएशन ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल और इवोल्यूशन के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी कुछ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक वेरिएशन इतना ड्रास्टिक होता है कि नया डीएनए अपने सेलुलर एपरेटस के साथ में काम नहीं कर सकता है, जिसके कारण न्यू बॉर्न इंडिविजुअल मर जाते हैं। यानी जेनेटिक वेरिएशन कुछ ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल होता है लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कुछ बैक्टीरिया टेम्परेट वाटर में रहते हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कुछ वेरिएंट बैक्टीरिया ही, यानी जिन बैक्टीरिया में हीट रेसिस्टेंट की कैपेसिटी प्रोड्यूस हुई है, वही सर्वाइव करेंगे और अधिकांश बैक्टीरिया नए इन्वायरमेंट में अडेप्ट नहीं हो पाएंगे और मर जाएंगे। अगर किसी भी बैक्टीरिया में जीन में वेरिएशन नहीं होता तो कोई भी बैक्टीरिया नए इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाता और सभी बैक्टीरिया मर जाते हैं। यानी बैक्टीरिया की पूरी स्पेसीज ही खत्म हो जाती, क्योंकि वेरिएशन के कारण कुछ बैक्टीरिया जीवित है, इसलिए वेरिएशन बैक्टीरिया की स्पेसीज के लिए बेनिफिशियल है। यानी वेरिएशन स्पेसीज के सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन कभी कभी जेनेटिक वेरिएशन इतना ड्रास्टिक होता है कि न्यू इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाता है। इस तरह से वेरिएशन स्पेसीज के लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वेरिएशन इंडिविजुअल के लिए भी बेनिफिशियल हो। कुछ इंडिविजुअल के लिए वेरिएशन बेनिफिशियल हो सकता है और कुछ इंडिविजुअल के लिए वेरिएशन हार्मफुल हो सकता है। पेज नंबर 133 का फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस है बाइनरी फिजन में पेरेंट सेल का न्यूक्लियस सिर्फ एक बार डिवाइड करता है, लेकिन मल्टीपल फिजन में पेरेंट सेल का न्यूक्लियस सेवरल टाइम्स डिवाइड करता है। सेकेंड डिफरेंस है बाइनरी फिजन में एक पेरेंट सेल से सिर्फ दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होता है, लेकिन मल्टीपल फिजन में एक पेरेंट सेल से बहुत अधिक डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होता है। थर्ड डिफरेंस है बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशन में होता है, लेकिन मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। और फोर्थ पॉइंट है बाइनरी फिजन में सेल के बाहर चारों ओर कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन मल्टीपल फिजन में सेल के बाहर चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग सिस्ट प्रेजेंट रहता है। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। अगर एक ऑर्गेनिज्म स्पोर्स से रिप्रोड्यूस होगा तो इससे ऑर्गेनिज्म को क्या बेनिफिट होगा। स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजा में प्रेजेंट रहता है।
अगर एक ऑर्गेनिज्म स्पोर्स से रिप्रोड्यूस होगा तो इससे बहुत से बेनिफिट होते हैं। फर्स्ट बेनिफिट है स्पोर्स के चारों ओर थिक वॉल की कवरिंग होती है जो स्पोर्स को अनफेवरेबल कंडीशन में डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन यानी वाटर के लॉस होने के कारण स्पोर्स का डेथ भी हो सकता है, लेकिन स्पोर्स के चारों ओर थिक वॉल प्रेजेंट होने के कारण स्पोर्स का डिहाइड्रेशन नहीं होता है। इस तरह से स्पोर्स ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल होता है। सेकेंड बेनिफिट है एक सिंगल स्पोरेंजा में लार्ज नंबर में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इस तरह से एक बार में बहुत अधिक इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं। और थर्ड बेनिफिट है फेवरेबल कंडीशन के समय स्पोरेंजा फट जाता है, स्पोर्स बाहर चला आता है और नए ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। जब स्पोरेंजा फटता है और स्पोर्स बाहर चला आता है तो ये स्पोर्स विंड के द्वारा बहुत दूर के प्लेस तक कैरी किया जाता है, यानी स्पोर्स के कारण न्यू ऑर्गेनिज्म दूसरे एरिया में मूव करता है। इसलिए स्पोर्स डिस्पर्सल के लिए भी बेनिफिशियल होता है। थर्ड क्वेश्चन है कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन। अधिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन के द्वारा नए इंडिविजुअल को जन्म क्यों नहीं दे सकते। रीजनरेशन एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें ऑर्गेनिज्म के बॉडी के फ्रैगमेंट यानी बॉडी के टूटे हुए पार्ट से ही नए इंडिविजुअल का जन्म होता है। ये प्रोसेस सिर्फ सिंपल ऑर्गेनिज्म में ही होता है, क्योंकि सिंपल ऑर्गेनिज्म का बॉडी सिर्फ एक तरह के ही सेल से मिलकर बना होता है और इनमें ऑर्गेन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होता है। इसलिए सिंपल ऑर्गेनिज्म के बॉडी का सिर्फ एक फ्रैगमेंट ही नए इंडिविजुअल को जन्म दे सकता है। लेकिन अधिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिज़ाइन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इनमें ऑर्गेन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गेन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सिर्फ बॉडी का एक फ्रैगमेंट ही इतने अधिक कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को जन्म नहीं दे सकता है। इसलिए अधिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन के द्वारा नए इंडिविजुअल को जन्म नहीं दे सकता। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स। कुछ प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज़ क्यों किया जाता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें प्लांट के पार्ट्स जैसे रूट, स्टेम्स और लीव्स से एप्रोप्रिएट कंडीशन में नए इंडिविजुअल यानी नए प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। इस मेथड से कई प्लांट्स को ग्रो किया जाता है क्योंकि इस मेथड के कुछ एडवांटेज होते हैं। फर्स्ट एडवांटेज है इस मेथड के द्वारा प्लांट को ग्रो करने से प्लांट में फ्लावर्स और फ्रूट्स जल्दी प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंड एडवांटेज है जिन प्लांट्स में सीड को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी लॉस्ट हो जाती है, यानी जिन प्लांट्स में सीड प्रेजेंट नहीं होता है जैसे ऑरेंज, बनाना या रोज़, उन्हें इस मेथड के द्वारा ग्रो किया जा सकता है। थर्ड बेनिफिट है इस मेथड के द्वारा जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है। और फोर्थ बेनिफिट है रिप्रोडक्शन के लिए ये एक इजी, रैपिड और इकोनॉमिकल मेथड है, यानी इस मेथड के द्वारा कम पैसे में अच्छे क्वालिटी के प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई इज डीएनए कॉपीइंग एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए डीएनए कॉपीइंग क्यों जरूरी है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है और ये ऑर्गेनिज्म के सभी तरह के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। रिप्रोडक्शन के समय सेल कुछ केमिकल रिएक्शन के द्वारा डीएनए के एक मॉलिक्यूल से डीएनए के 2 आइडेंटिकल कॉपी को प्रोड्यूस करता है। इनमें से डीएनए का एक कॉपी पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है और इस तरह से ऑफ स्प्रिंग पेरेंट से इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल रिसीव करता है, यानी ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंट के सभी कैरेक्टरिस्टिक को रिसीव करता है। इसलिए डीएनए कॉपीइंग हर एक जनरेशन में स्पीशीज के कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करता है और ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है। पेज नंबर 140 का फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस है पॉलिनेशन प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप है और ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से पहले होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड स्टेप है और ये पॉलिनेशन के प्रोसेस के बाद में होता है। सेकेंड डिफरेंस है
पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा में होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट प्रोड्यूस होता है। और थर्ड डिफरेंस है पॉलिनेशन कुछ एजेंट जैसे विंड, वाटर, इंसेक्ट और बर्ड के द्वारा होता है, यानी विंड, वाटर, इंसेक्ट और बर्ड के द्वारा पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा में होता है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए पॉलिनेशन के बाद यानी जब पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है तो पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब ग्रो करता है। पॉलन ट्यूब मेल गैमेट को ओव्यूल तक कैरी करता है और ओव्यूल में मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या रोल है। सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड एक्सेसरी ग्लैंड है और ये यूरिनरी ब्लैडर के नज़दीक में प्रेजेंट रहते हैं। ये दोनों ग्लैंड फ्लूइड सिक्रीट करते हैं और इनका सिक्रीशन फॉलोइंग फंक्शन को परफॉर्म करता है। फर्स्ट है इनका सिक्रीशन स्पर्म के इजी ट्रांसपोर्ट के लिए एक स्मूथ फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करता है। सेकेंड है इनका सिक्रीशन स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है और थर्ड है इनका सिक्रीशन स्पर्म को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ पुबर्टी। पुबर्टी के समय गर्ल्स में क्या चेंजेस दिखाई देते हैं। पुबर्टी के समय गर्ल्स में फॉलोइंग चेंजेस दिखाई देते हैं। फर्स्ट है ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होने लगता है। सेकेंड ब्रेस्ट के टिप यानी निपल के चारों ओर का स्किन डार्क होने लगता है। थर्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है और फोर्थ आर्म पिट के नीचे और प्यूबिक एरिया में हेयर ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। मदर के बॉडी में एम्ब्रियो का नरिशमेंट कैसे होता है। मदर यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फैलोपियन ट्यूब में मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है और जायगोट प्रोड्यूस होता है। जायगोट डिवाइड करता है और मल्टी सेल एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है। फर्टिलाइजेशन के 6 से 10 दिनों के बाद एम्ब्रियो का यूटेरस के लाइनिंग में इम्प्लांटेशन होता है, जहां एम्ब्रियो कंटिन्यूस ग्रो करता है और फीटस में डेवलप हो जाता है। ग्रोइंग एम्ब्रियो अपना न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मदर के ब्लड से एक स्पेशल टिश्यू से रिसीव करता है। इस स्पेशल टिश्यू का नाम है प्लासेंटा। प्लासेंटा यूटेरस के वाल में इम्बेडेड रहता है। प्लासेंटा में विलाई प्रेजेंट रहता है और विलाई अपने चारों ओर मैटरनल ब्लड यानी मदर के ब्लड से घिरा हुआ होता है। विलाई ग्लूकोज और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। इस तरह से प्लासेंटा एक ऐसा टिश्यू है जिसके द्वारा एम्ब्रियो मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को रिसीव करता है और विलाई न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। मदर के बॉडी में चाइल्ड के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए 9 महीने का समय लगता है। फिफ्थ क्वेश्चन है इफ अ वुमेन इज यूजिंग अ कॉपर टी विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। अगर एक वुमेन कॉपर टी यूज़ कर रही है तो क्या कॉपर टी वुमेन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा या नहीं करेगा। एक कॉपर टी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूटेरस में प्लेस्ड किया जाता है, क्योंकि कॉपर टी स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है और इस तरह से ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। लेकिन कॉपर टी मेल और फीमेल इंडिविजुअल के फ्लूइड को मिक्स होने से प्रिवेंट नहीं करता है, क्योंकि 1000 स्पर्म सेमेन यानी फ्लूइड के साथ फीमेल बॉडी में इंटर होता है और फ्लूइड के साथ डिजीज़ भी मेल इंडिविजुअल से फीमेल इंडिविजुअल के बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए कॉपर टी वुमेन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।